अब तक की जो भी थियरी हमारी थी न्यूटन के बेस पे बोर मॉडल एटम को समझने की, वो अधूरी इनसफिशियंट है एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो नए मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो है, हमें एक नई थियरी की जरूरत पड़ेगी, और वो थियरी जो है क्वांटम मॉडल या वो मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं। ये क्या है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, उसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखें, जो बोर का जो मॉडल था, हमें याद है कि एक न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स बने हुए थे, ठीक है। फिक्स था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो आप उसको लोकेट कर सकते हो कि इतने डिस्टेंस पे है। ये जो अपोजिट साइड में आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। क्या है भाई ये जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, ये जितने भी आपको ग्लोइंग एरिया दिख रहे हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है और प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसका ये जो एरिया, उसका जो निकाला जाता है, वॉल्यूम निकाला जाता है, उस प्रोबेबिलिटी को निकाला जाता है कि इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसके कितने पाए जाने की संभावना है इलेक्ट्रॉन के बाहर, ठीक है। तो अभी संभावना, प्रोबेबिलिटी, ये सब चीजें यूज हो रही हैं। कुछ हवा नहीं लगेगा। इससे पहले ये देखते हैं कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट जो क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिस रहा, जहाँ पे वो उसकी उसका जन्म हुआ, एक उसमें वेव और पार्टिकल नेचर को समझना जरूरी है। जैसे ऊपर देख रहे हैं आप, वेव है, वेव में क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसफर होता है। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मास और मटीरियल, ठीक है। मटीरियल नहीं मूव करेगा, केवल एनर्जी मूव करती है। नीचे जो पार्टिकल मूव कर रहा है, इसमें पार्टिकल मूव करेगा। अगर कोई बॉल है जिसे मूव कर रहे हैं, आपने फेंक दिया, तो जहां पर बॉल, वहां पर काइनेटिक एनर्जी है उसकी, और वो बॉल उसी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो क्वांटम, और ये दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम रियल लाइफ में लाइट को इस पॉइंट तक इस्टेब्लिश किया जा चुका था कि डुअल बिहेवियर शो करती है, मतलब पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। उसी तरह से मैटर में, मैटर मीन्स इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, एटम इटसेल्फ हो गया, उसमें वेव नेचर होने की संभावना हो सकती। ये कैसे डिस्कवर हुआ? ये तभी हो सकता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट करें और वो पजल कर दे हमें, पार्टिकल नेचर की जगह तो वेव नेचर की तरह बिहेवियर शो कर रहा हो। हुआ यही, ठीक है। अब बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जिसके डी ब्रॉगली ने एक कॉन्सेप्ट दिया, उसी को जो है सॉलिडिफाई करने के लिए, डेविशन जर्मन का एक्सपेरिमेंट है। बहुत हाई फाई नहीं है। जैसे इसमें देखें, एक यहाँ पे पार्टिकल को बम्बार्ड किया जा रहा है, यहाँ पे डबल स्लिट है, पतली पतली स्लिट बना दी गई है। तो हम जानते हैं अगर पार्टिकल इस तरह से फेंका जाएगा, सॉरी, हेलो। तो यहाँ बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि इसमें अगर पार्टिकल फेंका जाए, इसको थ्रो किया जाए, तो स्लिट से डिवाइड हो गए पार्टिकल की जो है, दो गुच्छों में अलग अलग पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, और दो यहाँ पर पार्टिकल की छाप दिखाई पड़ेगी, ठीक है। जब इसको जो है, तो कि इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल की तरह स्टडी किया जा रहा था, इस पे जब इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड किया गया, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड किया गया, तो ये पाया गया एक नहीं, कई इंटरफेरेंस पैटर्न की तरह वहां पर आपको दिखाई पड़े इमेज। और ये पजलिंग था, ये जो नेचर होता है वो वेव नेचर का होता है। जैसे लाइट होता, लाइट इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन ये शो करता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी शो कर रहा था। तो ये जो है बहुत बड़ा प्रूफ था कि मैटर में भी वेव नेचर होता है। जैसे लाइट को हम वेव मान रहे थे, उसको पैकेट के फॉर्म में हमने बताया कि इसमें ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है, उसी तरीके से मैटर जो है वेव नेचर भी शो करता है। इसी बात को डुअलिटी बोलते हैं, और क्योंकि मैटर में वेव की बात हो रही है तो इसको मैटर वेव बोलते हैं, ठीक है। और डी ब्रॉगली ने यही कंसेप्चुलाइज किया कि कोई भी मूविंग बॉडी है अगर, तो वी कैन डिफाइंड स्टैंडिंग वेव उसके लिए, और उसका जो वेवलेंथ आएगा उसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोला गया। और उसकी जो वैल्यू होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी से। एच क्या है, पांग कांस्टेंट, और पी क्या है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। जो पार्टिकल जिस मोमेंटम से मूव कर रहा है वो है, ठीक है। इसको फर्दर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी लिखा जा सकता है,
2m मास ऑफ दैट पार्टिकल और के। इसके ऊपर जो है न्यूमेरिकल अलग से सीरीज है, जो अलग से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे केवल एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि एक चीज तो स्टैब्लिश हो गई कि पार्टिकल जो मैटर की दुनिया है, जो पार्टिकल हमको दिखाई पड़ता, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट बॉल हो गया, या हम खुद ह्यूमन बॉडी हो गया, एटम हो गया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, ये सब वेव नेचर शो करते हैं। जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, स्लो मूविंग है, उनमें वेव नेचर रिफ्लेक्ट नहीं होता, वो हमारे रोजमर्रा के ऑब्जर्वेशन को इतना डिस्टर्ब नहीं करता। जैसे क्रिकेट बॉल है, जब बॉल बैट्समैन बॉलर बॉलिंग करता है, तो ऐसा नहीं कि बैट्समैन को वेव की तरह दिख रहा है, वो उसको टारगेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वो वहां पे वेव नेचर, इन सब चीजों में बाइक चल रही है, हम मूव कर रहे हैं, वेव नेचर बहुत ही कम होता है, रिफ्लेक्ट होता है, तो उसको इग्नोर करके अगर चले तो हमारा काम बन जाता है। उसमें सब क्लासिकल मैकेनिक्स है, न्यूटन की दुनिया वर्क करती है। बट एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जैसे है, बहुत ही हाई स्पीड पे चल रहा है, और उसका मास बहुत कम है, ठीक है, और डायमेंशन भी एटम का बहुत कम है। तो वहां पर जो वेव अगर है, जो भी है, वो उसके मेजरमेंट को, इलेक्ट्रॉन के मेजरमेंट को डिस्टर्ब करता है। तो वहां पे हम इस वेव नेचर को इग्नोर नहीं कर सकते। अब वेव नेचर का एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस जो है आएगा मेजरमेंट में प्रॉब्लम। जैसे आप इलेक्ट्रॉन को उसकी पोजीशन, जो भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, पोजीशन हुआ, पोजीशन से निकालते हैं टाइम के साथ उसकी पोजीशन कैसे चेंज हुआ, वेलोसिटी निकालेंगे, मोमेंटम निकालते हैं। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये इसका नॉर्मल कोर्स है, इसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं, ऊपर माइक्रोस्कोप है, तो किसी चीज को हम कैसे देखते हैं, उस पर लाइट गिराएंगे और लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आए, तो हम उसका इमेज देख सकते हैं और उसका मेजरमेंट कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से भी। वही चीज हो रहा है, यहाँ पे लाइट आई और इसको स्ट्राइक किया, ठीक है, लाइट फोटोन है, लाइट फोटोन होने के कारण इस पे जब स्ट्राइक किया, तो स्ट्राइक किया उस समय, और यहाँ पर जब पहुंच रहा है, इस समय आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन आप समझ सकते हैं, जिस पॉइंट पे आपने, जिस पॉइंट का डेटा दे रहा है, जिस पोजीशन का डेटा दे रहा है, वो मोमेंटम नहीं रह गया है अब उसका, ठीक है। तो यही बात हाइजनबर्ग ने बोला कि पोजीशन और मूवमेंट साइमल्टेनियसली जो है 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं किया जा सकता। इट्स इम्पॉसिबल टू गिव 100% एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम टुगेदर। और इन दोनों का मिला के एक साथ एक मिनिमम अनसर्टेनिटी एरर हमेशा आएगा, और उसको एक एक्सप्रेशन के टर्म में इन्होंने दिया, और उसी को हम बोलते हैं डेल्टा एच अनसर्टेनिटी। जो हमारी एरर आएगा डेल्टा पी में, यहाँ पे एरर और अनसर्टेनिटी भी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डिफरेंट है, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इजनेस वी कैन टेक बोथ टू सेम। डेल्टा पी जो भी हमारा वेरिएशन आएगा उसमें, और फिर पोजीशन में जो आएगा, दैट मस्ट बी लेस ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच बाई 4 पाई, ठीक है। यहाँ पे एक चीज टेक्निक ट्रिक आप याद रखना, ट्रिक नहीं, एक कॉन्सेप्ट है। मोमेंटम हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर हम वेक्टर में लेते हैं, पी एक्स है, डेल्टा एक्स लिया गया है, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि वन डायमेंशन स्टडी हो रही है, ठीक है। मान लो 3 डायमेंशन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो तीनों डायरेक्शन में अलग अलग वो अप्लाई होगा, मीन्स तीनों में इंडिपेंडेंटली ये फॉलो होगा, और तीनों में ही, ऐसा नहीं कि एक डायरेक्शन में होगा, दो में नहीं होगा, इस तरह से नहीं होने वाला। इस तरह से तीन इक्वेशन उसको गवर्न करेंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों चीजें, वेव नेचर प्रेजेंट है, हमने जो इंटरफेरेंस से डिफ्रैक्शन के पैटर्न से देख लिया इलेक्ट्रॉन के, और जो वेव नेचर आया, तो इसमें एक नेचुरल प्रॉब्लम आ गई हाइजेनबर्ग की। तो एक बात तो पक्का हो गया कि अगर किसी चीज के हम ट्रेजेक्टरी, उसकी प्रेजेंस, उसकी एनर्जी, इन सब की बातें करना चाह रहे हैं, तो नॉर्मल क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ हमें ऐसा नया सोचना पड़ेगा जो इसके वेव नेचर को डिफाइन करे, और वहां से सारी बातें हमारी निकल के आ जाए, और उसी की डायरेक्शन में जो श्रोडिंगर ने अपना इक्वेशन दिया, और एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसको जो है वेव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। वेव फंक्शन में जाने से पहले एक चीज यहाँ पे, अब वेव फंक्शन आपको समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्यों जरूरत पड़ी उसकी। ये वैसे ही है जैसे न्यूटन ने बोला कि जब उन्होंने देखा कि सेब गिर रहा है,
तो उसके पहले किसी को कुछ पता नहीं कि वाई इट इज फॉलिंग। तो उन्होंने बोला कि क्यों गिर रहा है, फोर्स के कारण। तो फोर्स उन्होंने दिया कॉन्सेप्ट कि अर्थ जो एक फोर्स से उसको खींच रही है। ठीक है। अब ये अर्थ को या सेब को नहीं पता कि ये जो हमारे बीच लग रहा है दोनों के बीच वो फोर्स है या कुछ और है। बट न्यूटन ने उस चीज को फोर्स बोला। उसी तरीके से यहाँ पे श्रोडिंगर ने जो है बोला कि अब वेव नेचर है पार्टिकल में भी, तो हमें कुछ वेव से ही रिलेटेड कंसेप्चुलाइज करना पड़ेगा प्रॉपर्टी, और वेव फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया। और वो, तो उसमें जाने से पहले एक चीज यहाँ पे हम देख लें। ये जो अनसर्टेनिटी का वैल्यू दी गई है यहाँ पर, मोमेंटम और पोजीशन के बीच दी गई है, जो कि मिनिमम h/4 पाई होना चाहिए। ऐसे ही आपका पोजीशन के बीच डिफाइन किया। ऐसे दो क्वांटिटी जिनके बीच ये प्रिंसिपल वैलिड है उसको कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं, कैनोनिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ऐसे एक और एग्जांपल जिसमें एनर्जी और टाइम के बीच भी होता है, एनर्जी एंड टाइम। ठीक है। एनर्जी और टाइम जो है, इनकी अनसर्टेनिटी, इनको हम कैनोनिकल क्वांटिटी बोलते हैं, और इनके में भी ये होल्ड करता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट हमें समझ में आना चाहिए कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होल्ड करता है, ये ऐसा नहीं किसी भी रैंडम क्वांटिटी के बीच आप स्टैब्लिश कर दो। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस तरह से ऑपरेट करता है। ठीक है। अब वेव फंक्शन पे आते हैं। वेव फंक्शन, इनफैक्ट दैट वेव फंक्शन जो है, जैसे कॉर्नर स्टोन, जैसे फोर्स जो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स में है, उसी तरीके से क्वांटम मॉडल का जो है बैकबोन है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या होता है? वेव फंक्शन बहुत सिंपल टर्म में आप समझ सकते हो कि जो भी वेव, जो डी ब्रॉगली वेव हमने डिफाइन किया, अभी हमने बोला कि पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन को लेके चलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, था जो कि बोर्ड ने डिफाइन किया। बाद में फिर पाया गया डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट और डी ब्रॉगली की थियरी से कि वेव नेचर भी शो करता। तो वेव नेचर शो करता तो उसकी कुछ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, सब चीजें होंगी। तो एम्पलीट्यूड को इसमें लेके चला गया। एम्पलीट्यूड को इसलिए लेके चला गया कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर एनर्जी से रिलेटेड है, और एनर्जी के से आप उस इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल के पाए जाने की प्रेजेंस को रिलेट कर सकते हो। जहां पर पार्टिकल वहीं पे एनर्जी, और जहां पे एनर्जी वहां पे पार्टिकल। इसलिए उसके जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड को एक नई क्वांटिटी के टर्म में डिफाइन किया गया, और उसी को हम वेव फंक्शन बोलते हैं। तो वेव फंक्शन कुछ और नहीं है, ये जो है वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड है उस वेव का जो कि उस पार्टिकल से एसोसिएटेड है। ठीक है। तो दिस इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड है जो वेव ऑफ मैटर वेव। मैटर वेव क्यों बोला जा रहा है भाई? मैटर वेव इसलिए क्योंकि मैटर, जिस हमें मैटर की स्टडी हो रही है, पार्टिकल की स्टडी हो रही है, और उसमें हम वेव नेचर की बात कर रहे हैं। तो इस ये वेव नॉर्मल सिंपल वेव नहीं है, मैटर वेव है, और स्टैंडिंग वेव होता है। ठीक है। स्टैंडिंग वेव क्या होगा, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। स्टैंडिंग वेव में जो एनर्जी होती है वो ट्रैप होती है, दैट डज नॉट फ्लो आउट ऑफ द सिस्टम। और नॉर्मल वेव में जो है एनर्जी कैन फ्लो, मे फ्लो आउट ऑफ द सिस्टम, उसमें एंटर भी कर सकती है और बाहर भी जा सकती है। ठीक है? तो मैटर, एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव। अब मैटर वेव, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं साई से। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। अब आपको आता दिखाने दिमाग सर ये साई क्या है, साई क्यों, इसकी ये भाई ABCD की तरह है, और हिंदी में काका गागा इस तरह का ही है, लैटिन ग्रीक को लेटर है। अगर इंडिया में क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट देता तो शायद छात्रा इस तरह का कुछ लेटर होता। बट ठीक है, श्रोडिंगर उतर गए थे, उन्होंने जो साई सिंबल इसके लिए यूज किया। प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है एक बात। हाँ, अभी हमने देखा कि वेव नेचर के हिसाब से उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, मोमेंटम, ये सब मेजर नहीं किया जा सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, हम संभावना दे सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये है इसकी संभावना पाए जाने की, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये है संभावना पाए जाने की। हम कहीं नहीं बता सकते 100% कि ये हमने पॉइंट मेजर किया है, जैसे बोर के मॉडल से कि पहली कक्षा में वहां पे इलेक्ट्रॉन है तो उसी जगह पे हमेशा रहेगा।
तो उसका अल्टरनेटिव क्या है वेव नेचर में, वेव फंक्शन क्वांटम मॉडल में। और अब आपको समझ में आना चाहिए इसको वेव मैकेनिक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्वांटम मॉडल में सब कुछ वेव फंक्शन पे डिपेंडेंट है। तो वेव मैकेनिक्स इसमें जो ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। अब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, आपको बोलोगे सर ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कहाँ से अजीब सा ले आए। देखो, जो उसका एम्पलीट्यूड है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, जो वेव फंक्शन है, इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। आपको समझना होगा फिजिकल सिग्निफिकेंस किसी फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये हुआ उसको आप मेजर कर सकते हो रियल लाइफ में, उसको किसी क्वांटिटी के टर्म में लैब में मेजर कर सकते हो, बट इसको नहीं मेजर किया जा सकता किसी फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में, रिफ्लेक्ट नहीं होगा। हाँ, इसका स्क्वायर जो होगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हम जानते हैं वेव के इंटेंसिटी से रिलेटेड होता है। इंटेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी ही बता रहा है पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया जो ट्रांसपोर्ट होता है, तो एक तरह से एनर्जी ही बता रहा है। और जहां एनर्जी वहां इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए जितना एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा साई स्क्वायर, उस हिसाब से हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाए। तो ये बोला जाता है साई स्क्वायर जो है ये सिग्निफाई करता है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को किसी पॉइंट पर। और किसी पॉइंट पर है, किसी एरिया या रीजन में नहीं बता रहा है, इसलिए पॉइंट इसको डेंसिटी बोला जाता है। ठीक है, किसी पॉइंट पे बोल रहा है, ऐसा नहीं कि जो है किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में बोला है जा रहा है, किसी पॉइंट में बोला जा रहा है, इसको पॉइंट डेंसिटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन at a point at a point outside न्यूक्लियस। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी, आउटसाइड न्यूक्लियस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट आउटसाइड द न्यूक्लियस तो पाया जाता है, उसको ये सिग्निफाई करता है किसी पॉइंट पर, और उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोला है। ठीक है, तो अब उसमें इसका कैसे यूज होगा, ये कैसे यूटिलिटी होगी, उसका एक अलग वीडियो है बनाएंगे जिसमें श्रोडिंगर को डिराइव किया जाएगा, वो अलग मैटर है। फिर श्रोडिंगर को सॉल्व करेंगे, वो दूसरा वीडियो होगा। वो दोनों ही हमारे सिलेबस में नहीं है, बट चीजों को समझने के लिए, फील लेने के लिए उसको आप जस्ट कुछ दिन वेट करें, उसका वीडियो बनाएंगे। एक हमारे जो सिलेबस के हिसाब से है, जेई 11 12 और ओलंपियाड स्कूल के हिसाब से वो निकल जाए, कॉन्सेप्ट हम समझ लें। ठीक है, तो क्वांटम मॉडल को समझने के लिए हमें इतना पता होना चाहिए कि पार्टिकल जो अब तक हमारा स्टैब्लिश पोजीशन हुआ, पार्टिकल में वेव नेचर होता है। वेव नेचर कैसे हुआ, वो जो स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट किया उससे समझ में आया। फिर उसका नेचुरल आउटकम क्या हुआ, अनसर्टेनिटी घुस गया, किसी चीज को आप प्रॉपरली मेजर नहीं कर सकते। तो भाई प्रॉपरली नहीं मेजर कर सकते तो जैसे होता है ना कि भाई कि कोई घर पे आया आपके, तो बोलते हो नेक्स्ट टाइम कब आ रहे हो, वो बोलेगा 16 को आएंगे, तो पूछेगा भाई क्या, अच्छा 16 को फिक्स है, नहीं आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, तो ये संभावना है। अगर आप बोलते हो कि कितने चांसेस हैं, तो अभी भी संभावना उसको बोलते हैं 70% चांस है। मतलब 70% क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, उसके आने की चांसेस, मतलब फिक्स नहीं है, चीज फिक्स नहीं है, तो आप किस चीजों में बात करते हो, आप प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात करते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन की अगर कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, लेकिन एक सत्य है कि इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, ये सत्य तो है। थॉमसन एक्सपेरिमेंट जो कैथोड एक्सपेरिमेंट हुआ वहां पर, और ढेर सारे और एक्सपेरिमेंट जिससे ये तथ्य साबित हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है वो एटम के अंदर है। तो ये हमें जानना जरूरी है कि भाई उसकी संभावना कहाँ कहाँ किधर पाए जाने की है, क्योंकि हम एग्जैक्ट लोकेशन उसका नहीं बता सकते। ठीक है, तो विल बी सीइंग कि कैसे इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में हम एटम में लगा के और उसका केमिस्ट्री में यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह के मॉडल में। सो जस्ट विल सी लॉट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।